हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल एंड चिल मारो एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, ओके। तो वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग सेकेंड चैप्टर ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें है हम लोग का यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज है एपिसोड 6, यूजेज ऑफ डायमेंशन, कंटिन्यूड एंड लिमिटेशन पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज पढ़ेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन कंटिन्यूड प्लस लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। अगर आपको याद हो, अगर हम लोग प्रीवियसली क्या पढ़े थे, हम लोग ने देखा था कि यूजेज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है। 3 यूजेज होता है, उसमें से पहला 2 यूजेज जो चेकिंग के लिए है एंड फाइंडिंग द कन्वर्जन फैक्टर, इक्वेशन चेक करना और कन्वर्जन फैक्टर निकालना एक यूनिट से दूसरा यूनिट में, वो हम लोग सीखे थे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज पढ़े थे, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल पर जितने भी यूजेस हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वाला या फिर आज जो पढ़ेंगे, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन का हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होता है। समझ में आया? ये हम लोग प्रीवियस डे किए हैं, और सिंस हम लोग ने प्रीवियस डे बस 2 यूजेस किए थे, तो इसीलिए आज हम लोग यूजेस ऑफ डायमेंशन कंटिन्यूड है प्लस लिमिटेशन। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज पढ़ेंगे ये थर्ड यूज, डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड यूज। वो क्या है? डिराइविंग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, मतलब कि अगर एक रिलेशन बनाना है मुझे कि ये फिजिकल क्वांटिटी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड करता है। ठीक, ग्रेट। नेक्स्ट एग्जांपल, ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, फिर इसका एक और एप्लीकेशन ही है, एंड देन विल फाइनली एंड अप विद द लिमिटेशंस। ठीक है, क्लियर है आज का क्या करना है, क्या नहीं करना है? ठीक है, चलिए फिर हम लोग अपना आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का ये थर्ड यूज शुरू करते हैं, जो एक्चुअली में क्या बोलता है? वो एक्चुअली में बोलता है कि डिड्यूसिंग, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन अगर बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज है, तो उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन क्या है वो बताता है। रिड्यूसिंग रिलेशन बोलते हैं, या फिर टू सम अप्रोक्सीमेशन हम फॉर्मूला बोल सकते हैं। फॉर्मूला बाय द टाइम हम लोग ये खत्म करेंगे, हम आपको बताएंगे कि फॉर्मूला क्यों नहीं बोलते, एग्जैक्टली फॉर्मूला क्यों नहीं बोलते हैं। ठीक है, ओके। मतलब कि ये क्या करता है, दिस concept helps us to understand how a given physical quantity depends on some other physical quantity। ठीक है, अच्छा जी, चलिए ठीक है। देखिए हम लोग एक्चुअली देखना चाहते हैं कि ये डायमेंशनल एनालिसिस से काम कैसे करता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग में ना एक ऐसा रिलेशन या फिर एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव करते हैं जो हम लोग को पता है उसके बारे में। ठीक है, तो पहले वो करेंगे हम लोग। चलिए कंसिडर करते हैं एग्जांपल 1। एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, EXAMPLE एग्जांपल 1। अच्छा, एग्जांपल 1 देखिए, मान लीजिए आपके पास ये एक बॉडी है मास m का, और ये बॉडी मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v। एक बॉडी का मास m है और वो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v। तो हम लोग क्लास 10 लेवल पर ये तो पढ़े थे ना कि इस बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है, वो होता है
k इज इक्वल टू हाफ mv²। ये रिलेशन हम लोग को पता है, जी हाँ पता है ना, ग्रेट। अब हम लोग चेक करते हैं, ध्यान सुनिएगा, अब हम लोग ना ट्राई करते हैं ये सेम रिलेशन डिराइव करने के लिए, सेम रिलेशन डिराइव करने के लिए यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ये वाला प्रोसेस यूज करके, ठीक है। ओके, तो एग्जांपल कुछ ऐसा है कि एक बॉडी, ये हम लोग को पता है, बस भूल जाइए, अब ये इंफॉर्मेशन हम लोग को पता था, अब भूल जाइए इसको। मान लीजिए नहीं पता है हम लोग को, ठीक है, नहीं पता है आपको। ओके, तो क्या करना है मुझे, बोला है क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अच्छा नाउ let the kinetic energy of the body depends on number A, mass of the body, and number B, velocity of the body, v and mass of the body m। ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं, मतलब कि एक बॉडी है जिसका कुछ मास है और वो मूव कर रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी किस फैक्टर पर डिपेंड कर सकता है, उसका मास कितना उस पर डिपेंड कर सकता है, एंड उसका वेलोसिटी कितना है उस पर डिपेंड कर सकता है, ठीक है। ये चीज हम लोग को पता है, पर हम लोग को ये नहीं पता है कि काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पर कैसे डिपेंड कर रहा है। हम लोग को ये पता, अच्छा डिपेंड तो करेगा, हाँ डिपेंड करेगा, पर कैसे डिपेंड करेगा ये नहीं पता हम लोग को, वही पता करना है हम लोग को यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट काइनेटिक एनर्जी को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस k इज प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर a। मास पर डिपेंड करेगा, मुझे पता नहीं है कैसे डिपेंड करेगा, हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि लेट द काइनेटिक एनर्जी E लिखते हैं भैया, E लिखते हैं, लेट द काइनेटिक एनर्जी E बी प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ मास A, मुझे पता नहीं है, एंड सिमिलरली सम पावर ऑफ वेलोसिटी B। ये A और B का वैल्यू मुझे नहीं पता है, निकालेंगे हम लोग, ठीक है, समझने की कोशिश करो क्या बोल रहे लोग। हम लोग को पता नहीं है कि मास पर और वेलोसिटी पर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो हम बोल रहे हैं चलो कोई बात नहीं है, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर A एंड एनर्जी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी टू द पावर B। A और B कोई भी इंटीजर या फिर फ्रैक्शन हो सकता है, मुझे नहीं जानना है। A और B क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबल इंटीजर या फिर फ्रैक्शन, एक रियल नंबर ही तो होगा, समझ में आ रहा है ना, मतलब कि कहने का बात है हम लोग को पता नहीं कैसे डिपेंड करता है, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम, ठीक है। ओके, अब जब भी याद है आपको, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन इक्वल्स टू साइन से रिप्लेस होगा तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को हम k नाम दे रहे हैं, जो जाएगा m टू द पावर a v टू द पावर b। k क्या है, k इज डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, k क्या है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है। अब अगर ये रिलेशन वैलिड है तो हम बोल सकते हैं therefore from principle of homogeneity, इसका मतलब क्या हुआ, सिंस ये रिलेशन वैलिड होना चाहिए फॉर एनी पावर्स ऑफ A एंड B, इसका मतलब फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू, अच्छा k क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, एक रियल नंबर कुछ कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं होगा, तो ये आ जाएगा m, ये हो जाएगा m टू द पावर a, और v का डायमेंशन पता है आपका है lt माइनस 1 होल टू द पावर b। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, विच इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ एनर्जी होता है वर्क डन के बराबर, मतलब ये हो जाएगा m टू द पावर 1 l टू द पावर 2
t to the power -2 इज इक्वल टू, यहां पे सम करते हैं, यहां पर m टू द पावर a है, l टू द पावर b हो जाएगा, t टू द पावर -b हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो ये डायमेंशन लिख दिए हम। अब बस कंपेयर कर लीजिए, यहां पर m का वैल्यू कंपेयरिंग कीजिए ना, बस कंपेयर कीजिए, आ जाएगा कंपेयरिंग। तो a का वैल्यू m और m को कंपेयर करें, पावर सेम होगा, a का पावर 1 आ गया, बस आ गया आंसर। एंड सिमिलरली l टू द पावर b है, l टू द पावर 2 है, मतलब b का वैल्यू 2 हो गया। अगर यहां से भी आप लेते हो तो -b इक्वल्स टू -2, मतलब b इक्वल्स टू 2। देयरफॉर फाइनली E इज इक्वल्स टू k m टू द पावर a, मतलब m इंटू v टू द पावर b, मतलब v स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू m v स्क्वायर। ठीक है, देखिए m v स्क्वायर आ गया, m v स्क्वायर आ गया, मतलब मुझे ये पता चल गया यहां से कि काइनेटिक एनर्जी मास पर कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और काइनेटिक एनर्जी कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। समझ में आया? पर एक लिमिटेशन है कि ये कांस्टेंट के बारे में हम लोग को नहीं बता पाता है। ध्यान सुनिएगा, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, के का वैल्यू हाफ होगा, ये हम लोग को नहीं पता चलता है। ये कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग को कहीं और से पता चलता है, तो हम लिख दे रहे हैं, बट k इज इक्वल टू हाफ, therefore E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। आंसर देखिए, समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग को पता है कि एक बॉडी का जब मास m है, मूव का कितना काइनेटिक एनर्जी होता है। और देखिए एग्जैक्टली जब हम ये डायमेंशनल एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं, तो फाइनली मेरा रिजल्ट भी सेम आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको आप कॉपी कीजिए, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं अब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए एग्जांपल 2 क्या बोला है, फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस डिराइव द रिलेशन हाउ टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट dropped in vacuum to reach the ground, assuming it depends on mass of the body, height from which it is dropped, acceleration due to gravity। आप क्वेश्चन पढ़े बार खुद से, हम समझाते हैं आपको क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि भैया मान लीजिए ये ग्राउंड सरफेस है, ये क्या है, एक ग्राउंड सरफेस है, ये एक बिल्डिंग है A और ये दूसरा बिल्डिंग है। आपको क्या लगता है, जब यहां से एक बॉल गिराया जाए और यहां से एक बॉल गिराया जाए, इस बॉल को इस ग्राउंड को हिट करने में एंड इस बॉल को इस ग्राउंड को हिट करने में, अच्छा इसी को समझते हैं पहले, इसी को समझते हैं, सॉरी डबल किसका मुश्किल है। ये एक बिल्डिंग है और ये एक बिल्डिंग से एक बॉडी है मास m का, इसको नीचे गिरा दिया गया। तो इस यहां से यहां गिरने में इसको कितना टाइम लगेगा वो पूछा है। ठीक है, और आप खुद ही सोचो ना, ये जो यहां से यहां आने में गिर रहा है वो क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो भैया इसका मास कितना है उस पर डिपेंड कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक पेन को गिराते हैं तो कुछ और टाइम लगेगा, अगर हम खुद गिर जाए तो कुछ और टाइम लगेगा। तो बॉडी ऑफ मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करना चाहिए ना, हाँ या ना? मास ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करना चाहिए, तो वो लिखा गया है। ठीक है, ग्रेट। और किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करता है ये हाइट कितना है। ऑब्वियसली कॉमन सेंस बोलता है ना कि हाइट जितना ज्यादा बड़ा होगा, बॉल को नीचे गिरने में उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है। एंड फाइनली कौन पे क्या डिपेंड करेगा कि कितना एक्सेलरेशन से वो नीचे गिर रहा है, मतलब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो बॉडी नीचे गिर रहा है उसका कितना एक्सेलरेट कर रहा है, वो कैसे एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करना चाहिए, जी पर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मास पर डिपेंड कर सकता है, हाइट पर डिपेंड कर सकता है एंड जी पर डिपेंड कर सकता है। अब देखते हैं ये चीज कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके चलिए, ठीक है। नाउ देखो, लेट टाइम पूछा ना, टाइम बी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर ए, h टू द पावर b एंड g टू द पावर c। ठीक है, हम अज्यूम कर ले ऐसे सम पावर ऑफ a, सम पावर ऑफ b, सम पावर ऑफ c पे डिपेंड कर रहा होगा। मुझे पता है इस पर डिपेंड करेगा, पर कैसे डिपेंड करेगा उसके लिए मुझे तो ये करना पड़ेगा ना। हम अज्यूम कर रहे हैं a टू द m टू द पावर a, h टू द पावर b, g टू द पावर c के फॉर्म पे डिपेंड करेगा। तो बस वही चीज है, फिर से जब आप टाइम को इसे रिप्लेस करोगे कैसे, यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा m टू द पावर a, h टू द पावर b, g टू द पावर c। ठीक है, देखो फिर से फॉर्म प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम क्या बोल सकते हैं, दोनों साइड का डायमेंशन सेम होगा। ये किसका डायमेंशन है, सिर्फ टाइम का है, तो t टू द पावर 1। k का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये हो जाएगा m का सिर्फ 1, m टू द पावर a, h है l टू द पावर b, और g का याद है l t माइनस 2 टू द पावर c। अब इसको अगर हम प्रॉपर्ली कंबाइन कर दें तो हो जाएगा m 0 है, l 0 है, t 1 है। मास पर डिपेंड नहीं करता है, तो m टू द पावर 0, l पर डिपेंड नहीं कर रहा है, l टू द पावर 0। ठीक है ना, बढ़िया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसको, अब ये हो जाएगा m टू द पावर a, l टू द पावर b, l टू द पावर c, मतलब l टू द पावर b प्लस c, और फाइनली t टू द पावर माइनस 2c। ठीक है, ठीक है। तो अगर कंपेयर करते हैं इसको हम बोथ साइड कंपेयरिंग, तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा a का वैल्यू 0, b प्लस c इक्वल्स टू 0, b प्लस c का वैल्यू 0, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू माइनस a प्लस b को 0, b इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, एंड देन फाइनली माइनस 2c इज इक्वल्स टू t टू द पावर 1, विच इम्प्लाइज c इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड क्या होगा, अच्छा b प्लस सी है ना, बोल रहे थे b प्लस सी पर लिख दिए कुछ और, b इज इक्वल टू माइनस सी, c का वैल्यू माइनस वो हाफ है, तो b का वैल्यू हो गया, ये हो जाएगा प्लस हाफ। देखिए फाइनली आ गया, इसका मतलब अगर हम वैल्यूज पुट करें यहाँ पर, ओ ये देखिए मजेदार चीज है, a इक्वल्स टू 0 आया, a इक्वल्स टू 0 आया, मतलब ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू some constant into m to the power 0, h to the power half and g to the power minus half। m to the power 0, anything to the power 0 कितना होता है 1, मतलब ये सिंपली ये हो जाएगा k into हाफ मतलब स्क्वायर रूट, तो h by g का स्क्वायर रूट। मतलब देखिए ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सॉरी मास पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जब आप क्या बोल रहे हैं, कोई बॉडी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो हम लोग देखते हैं कि मास पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, देखो मास पर डिपेंड, अगर हम खुद भी गिर जाएं फिर भी उतना ही टाइम लगेगा कंपेयर टू इस पेन को गिराएं। ठीक है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि रियलिटी में हम लोग क्या बोलेंगे, ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग वैक्यूम में हैं। मतलब कि अगर वैक्यूम में हम गिरे हैं, या फिर आप गिरिए, या फिर कोई पेन को गिराइए, या फिर फेदर को भी गिराइए, दोनों को सेम टाइम लगेगा। ठीक है, पर यहाँ पे जब लोग नॉर्मल रियल लाइफ में देखते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक फ्रिक्शन फोर्स भी पाने पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखो उसको। ठीक है, और यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम है कि के का वैल्यू हम लोग को नहीं बता पाता है, और के का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को कोई और अप्रोच यूज करना पड़ेगा, और के का वैल्यू आता है √2, तो फाइनली t इज इक्वल टू 2h बाई जी। अगर आपको ध्यान हो इस इक्वेशन को हम लोग ने, अगर हम लोग चाहें तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर हम मास अकाउंट में ले भी रहे हैं फिर भी देखा जा रहा है कि मास पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक ठीक, चलिए ये हो गया हम लोग को टाइम निकालने का। ठीक है, अभी सिमिलर चीज ना बस हम मिटा रहे हैं, हल्का सा काम क्या बोल समझा रहे हैं। ठीक है, अब ये सेम एक्सप्रेशन ये जो इसके लिए आया है,
अगर आप ध्यान सुनिए क्या बोल रहा हूँ, इसको मिटाइए, हटाइए, इसको हटाइए। देखिए अगर आप केस थर्ड केस कीजिएगा, थर्ड केस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मतलब कि अगर ये एक मान लीजिए वॉल से हैंग किया गया है, ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये उसका बॉब है, ये उसका लेंथ है, ठीक है, बॉब है, BOB, बॉब ऑफ द पेंडुलम जिसका गोल करके होता है। और टाइम पीरियड मतलब क्या होगा कि इस बॉब का मास मान लीजिए m है, ठीक है, और टाइम पीरियड मतलब क्या हुआ कि हमने इस ऐसा कुछ हुआ कि हमने इसको हल्का सा इधर लाया और फिर छोड़ दिया, फिर ये ऐसे गया, फिर जब यहां तक आ जाएगा ना, इस पोजीशन पे फिर से आ गया, तो यहां से शुरू किया, इस पोजीशन में जाने में और आने में कितना टाइम लगा है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। एक पेंडुलम को पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में, यहां शुरू हुआ तो गया, इधर आया, इधर गया, इधर आया, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। तो एक पेंडुलम को वन ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। अगर आप चाहें, अगर हम लोग चाहें तो हम लोग ये सेम रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, मतलब कि हम लोग का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या क्या फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। एक डिपेंड कर सकता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम स्मॉल l, ठीक है। फिर से हम अज्यूम कर सकते हैं कि मास ऑफ द बॉब पर डिपेंड करेगा, मास ऑफ द बॉब BOB m, एंड एक और फैक्टर पर क्या डिपेंड करेगा कि सिंस ये इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ mg, तो ये हम बोल सकते हैं ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड करेगा g, ठीक है। एंड फिर से अगर आप वही डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके अगर ये काम कीजिए, L टू द पावर A, M टू द पावर B, G टू द पावर C, और स्टेप्स फॉलो कीजिए सिमिलरली, तो फाइनली आपका सेम रिलेशन आ जाएगा, T इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू रूट L बाई G, सेम रिलेशन आ जाएगा। बट ओनली डिफरेंस होगा कि यहाँ पर जो K का वैल्यू है वो 2 पाई होगा, तो फाइनली आपका रिलेशन आ जाएगा कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L बाई G। तो ये है आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पेंडुलम को एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है ये होगा। सिमिलरली मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये भी मतलब इसको पकड़ के हम झूले ऐसे या फिर एक एप्पल को झुलाएं, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्या बोलो चलो, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ओके। बहुत सारे कंडीशंस भी है, उस कंडीशन की बात नहीं कर रहे हम लोग भी। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों अप्रोच बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम अप्रोच है। जैसे इसको डिराइव किए थे, इसको भी वैसे डिराइव करेंगे लोग, बस यहाँ पर k का वैल्यू √2 है, यहाँ पर k का वैल्यू 2 पाई होता है। और फिर से हम पॉइंट आउट कर दे रहे हैं, ये जो डायमेंशनल कांस्टेंट है ना, ये इंफॉर्मेशन, इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकता है हम लोग को विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक। इसको निकालने के लिए हम लोग कुछ और करना पड़ता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, कुछ और ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, तब जाके ये मिलता है, ठीक है। ये एक लिमिटेशन हो गया। ओके ओके, चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स required to move a body of mass m with velocity v in a circle of radius r। याद है आपको, थोड़ा बहुत याद आ रहा है कुछ कि क्लास, अगर आप ICSE बोर्ड से हो तो आपने
फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज सर्कुलर मोशन था। सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम सुने थे? क्या बोलते हैं सिंपली कि अगर एक बॉडी है, अगर इस बॉडी का मास m है और इस बॉडी को कॉन्स्टेंटली अगर एक सर्कुलर मोशन में मूव करना है, मास है, अगर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और इसको कॉन्स्टेंटली मूव करना है, तो इस बॉडी पर एक अगर ये रेडियस r पे मूव कर रहा है तो इस बॉडी पर एक कॉन्स्टेंटली फोर्स एक्ट करना चाहिए, अंदर की तरफ पकड़ के रखना पड़ेगा उसको, ताकि ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर सके। अरे अगर मतलब कि सुन लो क्या बोल रहा है। ये एक बॉडी है, एक मास m है जो वेलोसिटी v से मूव करना चाहता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो खुद से तो नहीं मूव कर सकता ना, एक फोर्स चाहिए होगा इसको मोशन को कंट्रोल करने के लिए। उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो बोला है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स मास, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड करता है। पर कैसे डिपेंड करता है बताओ, चलिए कीजिए। वही पुराना कहानी, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना ना, मतलब फोर्स निकालना है। लेट एफ सी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बी इक्वल्स टू कैसे दिया, बी प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर a, वेलोसिटी टू द पावर b एंड रेडियस टू द पावर c। देखिए ये बस पहला चीज है जो आपको समझना पड़ेगा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है इस पर डिपेंड कर रहा है, पर कैसे डिपेंड कर रहा है ये तो नहीं पता है भैया। अगर ये नहीं पता है तो वह अज्यूम कर ले रहे हैं हम लोग कि मान लो m टू द पावर a डिपेंड कर रहा है, b टू पावर b आर द c। यहाँ पे a b c कोई भी इंटीजर हो सकता है या फिर फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक, चलिए बढ़िया। अब उसके बाद तो कहानी बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है कि f सेंट्री इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से वही चीज, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एक तरह का फोर्स ही तो है। इसका डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन, और आपको याद है फोर्स का डायमेंशन, याद रखिए फोर्स का डायमेंशन क्या है, m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू, ये तो k एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अरे k क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। उस केस में इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, हटाओ। ये हो जाएगा मास का हो जाएगा m का a, v हो जाएगा l t -1 टू द पावर b, और r हो जाएगा l टू द पावर c। ग्रेट। अब बस वो कंबाइन कर दीजिए, विच इंप्लाइज हो जाएगा m1 l1 t -2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, m एक ही है, ये सिंपली m टू द पावर a, l टू द पावर b, l टू द पावर c, मतलब ये हो जाएगा l टू द पावर का होगा बब्बा, का होई e होई b प्लस c एंड फाइनली t -1। तो t -1 क्या हो जाएगा, -b प्लस, सिर्फ -b ही, और कुछ नहीं है। ठीक। अगर आप कंपेयरिंग करते हैं यहाँ से, अगर आप लोग सिंपली पावर्स को कंपेयर किया जाए तो m का पावर्स सेम होगा, मतलब a इज इक्वल्स टू 1, b का पावर्स, l का पावर्स सेम होगा, मतलब b प्लस c इज इक्वल्स टू 1, एंड t का पावर्स सेम होगा, -b इज इक्वल्स टू -2, विच इंप्लाइज b इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अगर b का वैल्यू 2 है, देयरफॉर 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 1, विच इंप्लाइज एक सेकेंड, b प्लस c है ना, ओके। तो c कितना हो जाएगा, 1 -2 विच इज इक्वल्स टू -1। देखो c का क्या है आपके पास, a का वैल्यू आया 1, b का वैल्यू आया 2 एंड c का वैल्यू आया 1। अगर जैसे ही आपको a b c का वैल्यू मिल गया, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा मैथमेटिक्स कुछ नहीं है। तो फाइनली आपका हो जाएगा कि f सेंट्री इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k इंटू m टू द पावर 1
v टू द पावर b कितना है 2 एंड r टू द पावर -1, मतलब ये हो जाएगा k इंटू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये होता है एफ सेंट्रीपिटल का रिलेशन। आप चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको इस कांस्टेंट k के बारे में कुछ पता ही नहीं है, पर हम बता दे रहे हैं आपको कि बट k इज इक्वल्स टू 1 विच इम्प्लाइज एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। देखिए ये हो गया आपका रिलेशन, बस हो गया। स्टेप्स बहुत सिंपल है, बस आपको पता करना है कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन निकालना है, उसको उधर लिखिए, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर इधर लिखिए और बस पावर्स लगा दीजिए। फिर कांस्टेंट आएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज कीजिए, कंपेयर कीजिए, एबीसी का वैल्यू निकल जाएगा, बस पुट कीजिए, आ गया। यही सिंपल प्रोसेस हर बार यूज करना है, ठीक है? ठीक है ना? चलो आप देख लो, बस अच्छे से देख के बस समझ लो, कॉपी कर लीजिए उनमें। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन हल्का सा डिफरेंस है, डिफरेंट है। क्या है? बोला इफ वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम, क्या है? वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम आर चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है? बोला है फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास एंड एनर्जी। कुछ समझ में आया? मतलब कि ये बोला है, नॉर्मली हम लोग को पता है, क्या पता है कि मास, लेंथ, टाइम, करंट, केल्विन, ये सारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और जो सारा डिराइव्ड क्वांटिटीज है इन सब के टर्म्स में लिखा जाता है। ठीक है? ठीक है। बट अब बोला है कि मान लो भैया, मान लो वेलोसिटी, फोर्स, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है? ठीक है। तो उस केस में मास का डायमेंशन क्या होगा ये बताइए, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा ये बताइए। समझ में आया? मतलब कि जो क्वेश्चन बोला है, इन अदर वर्ड्स ये बोला है, इन अदर वर्ड्स क्वेश्चन का मतलब है एक्सप्रेस मास एंड एनर्जी as a function of velocity, force and time। ये क्वेश्चन का मेन उद्देश्य है। एक्चुअली में क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि एनर्जी और मास को एक्सप्रेस कीजिए इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, फोर्स, टाइम, बस यही बोला हुआ है। इतना तो हम लोग को पता है ना, करना आता है हम लोग को, चलिए करते हैं। मतलब कि मास को लिखना है इन टर्म्स ऑफ ये, मतलब डायमेंशन पूछा उसका। ठीक है? चलिए करते हैं। लेट मास इज इक्वल्स टू, अच्छा एक सेकेंड, मास बी प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला? वेलोसिटी बोला गया है, सम टू द पावर ए, फोर्स के लिए एफ ले ले रहे हैं, सम पावर बी, एंड टाइम को टी ले ले रहे हैं, सम टू द पावर सी। ठीक है? वेलोसिटी को v लिए हैं, f को फोर्स, t को टाइम। तो इस केस में मास क्या हो जाएगा? मास विल बी सम कांस्टेंट इनटू v टू द पावर a, f टू द पावर b, t टू द पावर c। देयरफॉर फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा? मुझे मिलेगा डायमेंशन ऑफ मास मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। पर डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी कितना होता है? वो होता है Lt-1। एंड डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना होता है? M1 L1 t टू द पावर -2। ठीक? एंड ये हो गया टू द पावर b, और टाइम होता है का डायमेंशन होता है t टू द पावर c। देखिए ये लाइन आपको समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग को बोला है फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। इन अदर वर्ड्स मास का डायमेंशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम। कोई अज्यूम कर ले मास दिस, बस सिंपल। समझ में आया? अब तो बाकी बस सिंपल सा मैथ्स है, बस प्योर मैथ्स है और कुछ नहीं है। कहाँ गया मेरा पेन?
ब्लू पेन से नहीं करेंगे, ब्लैक पेन से करेंगे हम। यहाँ पे हो जाएगा L M 1 L 0 T 0, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ m का पावर है और बाकी सबको 0 है, विच इज इक्वल्स टू यहाँ पर m टू द पावर 1 है, तो m टू द पावर 1 ले लेते हैं। b है सिर्फ, और कहीं है m, कहीं है और कहीं m है नहीं, बस यहाँ पर है, तो हो जाएगा m टू द पावर b। ठीक ठीक, l कहाँ पर है, l यहाँ पर है और l यहाँ पर है, l हो जाएगा a प्लस b, l टू द पावर a प्लस b। अब आता है t का बारी, t कहाँ पर है, पावर हर जगह है, माइनस a माइनस 2b प्लस c। देखिए ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया, सिंपली वो जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वही यूज किए हैं। m टू द पावर a, ये हो जाएगा t माइनस a, बेस सेम है, मल्टीपल पावर ऐड जाएगा सिंपली, बस वही किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं, तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा, विच इंप्लाइज b का वैल्यू 1 हो गया। m का पावर कंपेयर करेंगे तो a प्लस b का वैल्यू हो जाएगा 0, विच इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू माइनस b, विच इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। और फाइनली आपको लास्ट इक्वेशन है, वहां क्या मिल जाएगा, माइनस a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, विच इंप्लाइज a का वैल्यू है माइनस 1, तो माइनस a हो जाएगा 1, b का वैल्यू है 1, तो माइनस 2 इज प्लस c इज इक्वल्स टू a है, b का वैल्यू कितना है 1 है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, विच इंप्लाइज c इज इक्वल्स टू 1। तो फाइनली मुझे मिल गया a का वैल्यू आया माइनस 1, b का वैल्यू आया 1 और c का वैल्यू भी 1 आया, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू भी 1। ठीक है, तो फाइनली अगर हम एक्सप्रेस करें, देखो डायमेंशन ऑफ मास इज इक्वल्स टू, मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, v को हम कैपिटल V से लिख रहे हैं, ये हो जाएगा a है माइनस 1, कैपिटल F फोर्स, b है 1 और कैपिटल T है टाइम, हो गया 1। तो ये है फाइनली आपका डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम। इजी था ना, समझ में आया ना, एकदम इजी था, एकदम इजी। ठीक है, ठीक है ना, अरे इजी है भैया, ठीक बनो। हाँ ठीक है। अब देखो एक चीज ट्रिक बता रहे आपको हम, ये सेम रिलेशन आप डायरेक्टली कर सकते थे। आपको पता है रिलेशन, F इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, F इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, which implies mass is equals to force into time by velocity, मतलब F into T into V inverse। तो अगर देखो सेम डायमेंशन आ जाएगा, देखो डायमेंशन ऑफ एफ एम क्या होगा, मास का डायमेंशन हो जाएगा V इनवर्स F1 T1। ही आ गया, इतना छोटा आ गया। देखिए समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन एकदम। ये सेम चीज हम डायमेंशन, और दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है आपको यार, हाँ दिखाई तो दे रहा है, मतलब कि ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं हम। ये सेम चीज हम लोग ने डायमेंशन एनालिसिस से किया, एक बार में हो गया, ठीक है। पर जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो जाए, अगर रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो हो जाएगा डायरेक्टली। F equals to mass times acceleration, acceleration is velocity by time। तो ये वेलोसिटी को आप बस m को सब्जेक्ट बना दीजिए इन टर्म्स ऑफ ये तीनों क्वांटिटी, आ गया बस, ठीक है, समझ में आया। पर हम फिर से बोलेंगे जरूरी नहीं है हर बार ऐसा पॉसिबल हो, आपके पास ऐसा इक्वेशन हो कि आप कर पाओ, पर ये हमेशा काम करेगा, हमेशा काम करेगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं हम, इसको मिटाते हैं, और हम बस आपको अब आप जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है ये वाला एनर्जी का, ये भी आप कर सकते हो खुद से, ठीक है, कर सकते हो ना खुद से। डायमेंशनल जो नंबर बी है ना, डायमेंशनल एनालिसिस से आप कर लोगे, आराम से कर लोगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये
ऐसा पुष्ट कर दे रहा है आपको। एनर्जी मतलब क्या होता है, वर्क डन होता है ना। चलिए हम लोग को पता है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आ गया मेरा, मुझे वेलोसिटी और टाइम चाहिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F इंटू डी बाई टी इंटू टी, मतलब ये क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, V1 F1 T1 आंसर। आ गया, मतलब कि आप सेम चीज डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकते थे, इजीली कर सकते थे, ठीक है, हो जाता। पर सिंस यहाँ एनर्जी बोला है और इस तरह बहुत मैन्यूवरिंग करने से आ जाएगा, तो कर दिया हम मेरे लिए 3 लाइन में, ठीक है। पर हम फिर से पॉइंट आउट कर दें, ये चीज हमेशा ऐसे हो जाए जरूरी नहीं है, ठीक है। इसी का एक एग्जांपल देखते हैं, हम आपको कराते हैं मुझे। चलिए आप सब कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग। चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको थोड़ा अलग है। इफ स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G एंड प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको हम लोग h बोलते हैं आर चोजन एज फंडामेंटल यूनिट, क्या बोला जा रहा है, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। याद है प्लैंक्स कांस्टेंट क्या था, कोई याद आ जाएगा, आर चोजन फंडामेंटल यूनिट्स, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मास लेंथ टाइम assuming the proportionality constant equals to 1। और ये सारा आंसर्स लिख दिया हम यहाँ पर, ठीक है। अब जब हम आंसर्स लिखे हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम बस पहला वाला ही करेंगे और तो नहीं करेंगे हम, बाकी सारा आंसर आप बाद में मैच कर लीजिएगा खुद से प्रैक्टिस करके, ठीक है। प्रोसेस आपको पता है, फिर भी हम लोग एक बार साथ में फिर से करते हैं ताकि आपको आदत पड़ जाए इस टाइप का सम्स को करने के लिए, ठीक ठीक। अच्छा, सबसे पहला बात तो ये है भैया कि मुझे CGH का डायमेंशन जानना है। याद है, मुझे तो याद नहीं है, पर मुझे C का डायमेंशन याद है। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, L1T टू द पावर -1, ये होता है वेलोसिटी का डायमेंशन। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, एक वेलोसिटी है ना, उसका डायमेंशन भी सेम होगा वेलोसिटी की तरह, LT-1। ये तो सिंपल था। पर आइए भैया जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हम लोग निकाले थे पर याद नहीं है, तो तुरंत जल्दी से फिर निकाले चलो। ये कहाँ आता है, ये आता है F इज इक्वल्स टू G इक्वल टू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से G हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर बाई M1 इंटू M2। F का डायमेंशन पता है हम लोग को, ओ F का तो एक प्लीज याद रखिएगा, M1 L1T -2, ये L R स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा L स्क्वायर डिवाइड बाई M1 इंटू M2 मास है, तो ये हो जाएगा M स्क्वायर। फाइनली आंसर हो जाएगा M1 M2 कटेगा, आ जाएगा M -1 L1 L2 L क्यूब T -2, बस ये आ गया आपका डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल -1 3 एंड -2। ये रॉन्ग, गंदा क्यों आया है, एक सेकेंड। फोर्स का क्या होता है, M L T टू पावर -2, ये हो गया L क्यूब, बढ़िया है। तो ये हो गया M2 पर गया -1 T2, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो कहाँ गया, कहाँ लिखा हम, क्या लिखता है, G का डायमेंशन होता है M -1 L क्यूब T -2, ठीक ठीक बा। फाइनली प्लैंक्स कांस्टेंट H का निकाल लेते हैं हम लोग। आपको याद है प्लैंक्स कांस्टेंट क्या हुआ करता था, प्लैंक्स कांस्टेंट कौन सा रिलेशन में अपीयर करता है, याद आ रहा है कुछ, ये रिलेशन था ना, एनर्जी इज इक्वल्स टू H F।
याद है? एनर्जी का डायमेंशन पता आपको? एच क्या है वो? एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का डायमेंशन पता है ना? m1l² t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ, अरे बबुआ, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब t इनवर्स। अब इसको यूज कर लीजिए, आ जाएगा m1 t l2 t -1, 1 2 -1, ये हो जाएगा 1 m1 l2 t -1। ये हम लोग का फर्स्ट एस्पेक्ट था करने का, ठीक है? ये हम लोग को बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हम लोग को आना चाहिए। क्यों पता है ना क्यों? क्योंकि जब आप मान लीजिए मास के लिए निकालेंगे तो आप लिखोगे ना, लेट मास इक्वल्स टू, डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल से हटा के ये कांस्टेंट आएगा, पर कांस्टेंट का वैल्यू बोला है 1 है, तो लिख ही नहीं रहे हम, ठीक है? समझ में आया? सिंस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 बोला हुआ है, अरे m इज प्रोपोर्शनल टू समथिंग, तो जब m इक्वल्स टू आएगा k, पर ये k का वैल्यू 1 है, तो हम कुछ लिख ही नहीं रहे डायरेक्टली, ठीक है ना? ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू, मुझे पता नहीं है, तो c टू द पावर a, g टू द पावर b and h टू द पावर c, ठीक है? ठीक है। Therefore, from प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ये होगा डायमेंशन ऑफ मास इज इक्वल्स टू, c होता है l t -1 टू द पावर a इनटू g का अभी निकाले हम लोग, कितना है? m -1 l क्यूब t -2, ठीक? और फाइनली टू द पावर b होगा, और h का वैल्यू है 1 2 -1, 1 2 -1 टू द पावर c। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? सिंपली सिंस हम लोग को ये डायमेंशन है पुट करना पड़ता, इसीलिए हम लोगों ने पहले ही इसका डायमेंशंस निकाल लिया, बस। तो फाइनली ये सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा m टू द पावर 1 है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कहाँ है m? m कहाँ है? m यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ हो जाएगा m टू द पावर -b प्लस c, ठीक है? l टू द पावर, यहाँ पर सिंपली a, यहाँ पर 3b, a प्लस 3b, ध्यान सुनिएगा आप, a 3b प्लस 2c, बाप रे बाप, झमेला झमेला, कितना गंदा ही क्वेश्चन आ जी। और फाइनली t टू द पावर -a, और ये हो जाएगा -2b, अरे -c, अरे बाप रे बाप, ये तो बर्बाद हो गया जिंदगी, हमको लग रहा है। कोनो बात नहीं है, चलो करो, अब क्या कर सकते हो? तो फिर फाइनली बोल सकते हैं हम -b प्लस c इज इक्वल टू 1, m का पावर 0 है, कुछ होगा नहीं, छोड़ दो उसको। ये हो जाएगा a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0 एंड -a प्लस -2b माइनस c इज इक्वल टू 0, ठीक है? मतलब कि अब मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन 3 है। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनिए। अब आपके पास 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, a b c। तो इन जनरल, इन प्रिंसिपल ये पॉसिबल है सॉल्व करना, ठीक है? अब वो कैसे सॉल्व करोगे ये आपका मर्जी है। इस इक्वेशन को हम साइड में रखते हैं, यहाँ पे b एंड c है। अब नोटिस कीजिए, इस दोनों इक्वेशन में a और b है, यहाँ पर दोनों a ऑपोजिट साइन है। हम क्या कर रहे हैं? एडिंग 2 एंड 3। जैसे आप 2 एंड 3 ऐड करोगे, ये माइनस प्लस a माइनस से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3b माइनस 2b हो जाएगा, b प्लस c इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? है या ना? ठीक है? इस
इक्वेशन को 4 बोल रहा हूं। अब 1 और 4 को देखिए, 1 हो गया b प्लस सी, b प्लस सी, तो मतलब माइनस बी, मतलब 1 और 4 में बस 2 वेरिएबल है, तो इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मन करे करो। हम एलिमिनेशन मेथड प्रीफर करेंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो हम बस ऐड कर दे डायरेक्टली, एडिंग 1 and 4, 1 and 4, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस बी माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2c इज इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू हो जाएगा हाफ। एक सेकेंड भैया, लग रहा है बारिश हो रहा है, सॉरी बारिश हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, आ गया वापस, ठीक है, ओके, वेलकम बैक। तो c का वैल्यू हाफ है, ठीक है, आ गया। अब c का वैल्यू अगर हाफ आया है, तो इसको अगर हम क्या करें हम c का वैल्यू को, ओ यहां से देखिए, b प्लस सी 0 है, फ्रॉम 4 b प्लस सी 0 है, मतलब b इज इक्वल टू माइनस सी इज इक्वल टू माइनस हाफ। सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। c का वैल्यू हाफ आया, ओरी बाबा, ये c छोटा सी है, ठीक है। b का वैल्यू माइनस हाफ आया, अब बचा a का वैल्यू, तो a का वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम लोग, मिटा रहे हैं हम इसको, कुछ मिटा रहे हैं, जगह नहीं है मेरे पास, इसमें पुट करेंगे हम इक्वेशन 2 में, यूजिंग c इक्वल्स टू हाफ एंड b इक्वल्स टू माइनस हाफ इन इक्वेशन 2, a प्लस 3 इंटू माइनस हाफ प्लस 2 इंटू सी है हाफ इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा a माइनस 3/2 प्लस 2/2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि सिंस ये डिनोमिनेटर सेम है, ये हो जाएगा a माइनस 3 प्लस 2 उधर भेज दे उसको, which implies a is equals to 3/2 minus 2/2 which is equals to half, तो a का वैल्यू भी हाफ आ गया, ठीक है। तो फिर a का वैल्यू हाफ, b का वैल्यू माइनस हाफ, c का वैल्यू माइनस, c का वैल्यू हाफ। तो फाइनली अगर हम मिटा रहे सब चीज, अगर हम बैक टू बेसिक्स जाए, यहाँ पर ये मिटा दिया हम, गलती कर दी मिटा के, देखिए बैक टू बेसिक्स जाए तो मास हो जाएगा इज इक्वल टू c टू द पावर हाफ, g टू द पावर b माइनस हाफ एंड h टू द पावर c विच इज इक्वल टू हाफ, मतलब ये हो जाएगा hc/g का स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि हाफ मतलब स्क्वायर रूट होता है। फाइनली अगर हम मास को एक्सप्रेस करते हैं तो मास हो जाएगा hc/g, ठीक है। एंड सिमिलरली आप फिर से कंटिन्यू कीजिए, यहाँ पर एक बार लेंथ ले लीजिए, फिर इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए, फिर टी लीजिए, फिर इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए। ये साइड तो सेम रहेगा, ये साइड तो सेम ही रहेगा, बस ये साइड चेंज होगा आपका। तो आप ये वाला दोनों रिलेशन डिराइव खुद से कीजिएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये सब आपको पता है, इसका जॉब भी नहीं है आपको, बस ये यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। ठीक, चलिए फाइनली हम लोग लिमिटेशंस करके चैप्टर को कंप्लीट किया जाए। तो चलिए आइए, बहुत जोर का बारिश हो रहा है इसलिए हम इसको पहले से लिख के रखे हैं, आपको बस इसको जल्दी हम समझा दे रहे हैं ताकि एपिसोड खत्म हो जाए हम लोग आज, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ना, जोर से बोलना पड़ेगा, हम लोग एक सेकंड ना, तो आवाज कम करते हैं। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग को पढ़ना है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। हम लोग ने डायमेंशनल एनालिसिस का यूजेस तो पढ़ लिया, 3 यूजेस था, पर वो जब भी हम लोग ने वो 3 यूजेस पढ़ा था, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस था हम लोग के पास, तो वही लिमिटेशंस पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। पहला, when the dimension is given then the corresponding physical quantity may not be unique। क्या बोल रहे हैं कि अगर एक डायमेंशन फॉर्मूला दिया हुआ है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो फिजिकल क्वांटिटी है वो यूनिक हो, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एग्जांपल लीजिए,
और मान लो डायमेंशन दिया हुआ है m1l2c⁻²। ये डायमेंशन दिया हुआ है, जोर से बोल रहा, जोर से बोल रहा, ये डायमेंशन दिया हुआ है। तो ये आपको देख के क्या लग रहा है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? वो हो जाएगा वर्क, या फिर एनर्जी भी हो सकता है, या फिर टॉर्क भी हो सकता है। याद आ रहा है? इन तीनों का फिजिकल डायमेंशन यही होता है। मतलब ये जो डायमेंशन दिया हुआ है, इसका जो फिजिकल क्वांटिटी वो यूनिक नहीं है, ये थोड़ा बहुत लिमिटेशन हो गया। सिमिलरली याद है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी एंड प्रेशर दोनों का सेम डायमेंशन है। चलिए ये हम लोगों को समझ में आया कि अगर एक डायमेंशन दिया हुआ है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी वो यूनिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैन नॉट बी डिड्यूस्ड यूजिंग डायमेंशन। ये तो समझ गया हमसे कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू है वो नहीं बता सकते हम लोग। ठीक, ये तो इजी था। नेक्स्ट, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिड्यूस एक्सप्रेशंस कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। मतलब कि अगर ऐसा मान लीजिए फंक्शन है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, तो क्या आप ये रिलेशन डिराइव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। सिमिलरली अगर ऐसा है n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, यहां पे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, यहां पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो ऐसा रिलेशन को हम लोग नहीं कर सकते डिराइव, ये एक लिमिटेशन हो गया। ठीक ठीक। डायमेंशनल एनालिसिस नंबर 4, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव एक्सप्रेशन अदर देन द प्रोडक्ट फॉर्म। आपको याद है हम लोग ने जितना भी इक्वेशन डिराइव किया था आज, स्टार्टिंग विद काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, उसके बाद टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाय g, उसके बाद f इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r। और कुछ हम लोगों ने जितना भी रिलेशन डिराइव किए हैं वो सारा प्रोडक्ट फॉर्म में है, दिस इनटू दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस इनटू दिस इनटू दिस, सारा प्रोडक्ट फॉर्म में है। मतलब कि अगर हम ऐसा रिलेशन चाहें x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो डिराइव नहीं कर सकते हैं। अगर ये रिलेशन चाहें e इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर प्लस m g h, ये रिलेशन भी डिराइव नहीं कर सकते हैं हम यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। मतलब कि अगर एक ऐसा इक्वेशन जहां पर लेफ्ट हैंड साइड में एक से ज्यादा टर्म हो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये प्रोडक्ट फॉर्म मतलब ये वाला फॉर्म, सब हर बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पर यहाँ पे सम भी है, सम भी है। ठीक ठीक। एंड फाइनली ये लास्ट वाला पे आ गए हम लोग, जो है कि इफ द फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए एक रिलेशन डिराइव करना है, इसका फिजिकल क्वांटिटी 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, of which 2 have the same dimension, then that formula cannot be derived। मतलब कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी तुमको डिराइव करना है वो 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड तो कर रहा है, पर उस तीनों में से 2 फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन सेम है, तो ऐसा रिलेशन को हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल समझिए ना, ये 2 बॉडी है मास m1, ये 2 बॉडी है मास m2, दोनों का सेपरेशन r है। इन दोनों का फोर्स किस पर डिपेंड करता है? m1, m2 और r पे डिपेंड करता है। पर अगर आप ये फोर्स निकालने का कोशिश करोगे, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 टू द पावर a, m2 टू द पावर b एंड r टू द पावर c। तो ये फोर्स 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट बॉडी का मास, सेकेंड बॉडी का मास और दोनों के बीच का सेपरेशन। उसमें से ये दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है,
तो अगर आप ट्राई करोगे ना, ये जो रिलेशन है ना हम लोग का f इक्वल्स टू जी m1m2/r², ये कभी डिराइव नहीं कर सकते हम लोग यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। क्यों? क्योंकि इसमें ये 3 फैक्टर्स में से 2 मास है, दोनों का डायमेंशन सेम है। बहुत जोर से बात करो, आवाज आ रहा है? पता नहीं आ भी नहीं आ रहा। फाइनली ये सारा लिमिटेशंस है, ठीक है। तो चलिए फाइनली ऑलमोस्ट खत्म हुआ चैप्टर, ऑलमोस्ट। बहुत कुछ बाकी है पर वो धीरे धीरे कैचअप करेंगे लोग, ठीक है। ओके, तो फिर चलिए अब आप इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम ट्राई करो, मुझे लगता है कर पाओगे आप, ठीक है। चलिए फिर आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।